जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ने। इसमें चल रहा है पहला अध्याय जिसका नाम आप सब जानते हैं, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। भारत की वो सभ्यता जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया है, पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है भारत के प्रति इस सभ्यता ने। जब इस सभ्यता की खोज हुई तो पूरी दुनिया ये मान गई कि भारत ही इस समाज का सच्चा प्रणेता है, सच्चा मार्गदर्शक है। भारत ने ही इस पूरे ब्रह्मांड को, मतलब पूरे विश्व को, जीवन को सुनियोजित तरीके से सभ्य जीवन जीने का तरीका सिखाया है। वो भारत ने सिखाया है। जब इस सभ्यता की खोज होती है तो पूरी दुनिया इस चीज को मान जाती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है आपकी हड़प्पा सभ्यता, और ये भारत के इतिहास के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और इस सभ्यता ने दुनिया को क्या सीख दी है, इस सभ्यता ने दुनिया को क्या सिखाया है, क्या समझाया है, ये समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का उद्गम स्थल नदियों की घाटियां ही रही है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आज तक दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो हर सभ्यता का उदय नदी के किनारे ही हुआ है। और इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि नदी वो स्थान है जहां जीवन संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। चाहे वो आपका भोजन हो, जल हो, यही जीवन की मूलभूत दो आवश्यकताएं हैं। और ये जहां मिल जाए वहां मानव अपने जीवन को आसानी से सुनियोजित तरीके से जी सकता है, क्योंकि पानी है तो भोजन अपने आप मिल जाएगा। शाकाहारी नहीं मिलेगा तो मांसाहारी तो मिल ही जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए कि आज तक दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे आपने जो 11वीं क्लास में पढ़ी मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके दो नदियों के नाम पर, दजला और फरात के मेल के स्थान के नाम पर ही उस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा है। तो आप जानती हैं इस बात को कि जितनी भी दुनिया में आज तक जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो नदी के किनारे ही पनपी हैं। और उनके पनपने का मूल कारण भी आप जान गए कि क्या है, कि जीवन संबंधी हर सुविधा जल के किनारे उपलब्ध होती है। जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक है वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होती हैं। इसीलिए आज तक जीवन में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितनी भी मानव सभ्यता का उदय हुआ है, वो सारी की सारी नदी के किनारे ही हुई है। आगे सुनिए, दजला फरात की घाटियों में सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यता उदित एवं पल्लवित हुई, एवं नील नदी की घाटी में मिस्र सभ्यता फली फूली। इसी प्रकार भारतवर्ष में सिंधु नदी की घाटी में एक विकसित सभ्यता का उदय हुआ। देखो, दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं हुई, लेकिन ऐसा क्या खास है इसमें क्या खास है जो इसको पूरी दुनिया की सबसे अग्रणी सभ्यताओं में खड़ी करती है? वो क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आप इस चैप्टर में यही समझेंगे। सभ्यताएं तो बहुत सी हुई हैं, इस सभ्यता में ऐसा क्या खास है जो इसे विशेष बनाता है, ऐसा क्या खास है? और आपको पता होना चाहिए ये सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? सिंधु घाटी नदी के किनारे, जो आज के समय में मूलतः कहां बहती है? आज के समय में मूलतः पाकिस्तान में बहती है। ये बात जान लो आप। 1947 से पहले तक पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। तो आप जब भी 1947 से पहले का इतिहास पढ़ेंगी तो भारत, आज का भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब सम्मिलित रहेगा। और ब्रिटिश भारत से पहले जब भारत पढ़ेंगे आप जब
पढ़ेगी 1857 या उससे पहले का भारत जब पढ़ेगी तो उसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित रहेगा, क्योंकि भारत की शुरुआत अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वत से होती है। इसे हिंद सागर का देश माना गया है। यह है हमारा पूरा भारत। बर्मा भी आता था भारत में, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, वो भी भारत का ही एक समय अंग था। तो इतना बड़ा था भारत। यह है भारत। 1857 से पहले भारत की आकृति इतनी बड़ी थी और अंग्रेजों ने इसे मैनेज करने के लिए अफगानिस्तान को और बर्मा को भारत से अलग कर दिया, जिससे कि वो आसानी से मैनेज कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट था और इसे मैनेज कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और जाते जाते उन्होंने भारत को तोड़ दिया, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनके लिए चुनौतियां पैदा ना हो सके। तो 1947 में उन्होंने वो काम करके भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। कहने के लिए ही पाक जमीन है, वो है नहीं, वो कहने के लिए है। सबसे ज्यादा आतंकी, सबसे ज्यादा टेररिस्ट दुनिया में यही पैदा होते हैं, दुनिया में यही पैदा होते हैं। और ये इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ये यहां से खाली है, यहां से खाली है, इसीलिए पैदा होते हैं। अगर यहां से जो भरा हुआ होता है ना, वहां कभी टेररिस्ट पैदा नहीं होते, वहां ज्ञानी पैदा होते हैं, वहां महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं, वहां महावीर पैदा होते हैं, वहां प्रभु श्री राम पैदा होते हैं, वहां कृष्ण पैदा होते हैं। और जहां बुद्धि नहीं होती वहां पर इस प्रकार के लोग पैदा होते हैं, जो लोगों को मारना अपना धर्म समझते हैं। और जो धर्म लोगों को मारना सिखाता है वो धर्म नहीं होता मेरे विचार में। और जो धर्म लोगों को मारना सिखा रहा है, मैं उसे तो नहीं मानता कि वो धर्म है। और मैं समझता हूं कि ये सच्चा इस्लाम तो नहीं है। मैंने जितना समझा है, मैंने जितना अपने दोस्तों से समझा है कि इस्लाम में इतनी अच्छाइयां हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं वो धर्म पर नहीं चल रहे हैं, ये मेरा मानना है। तो ये आप समझिए कि जब भी मैं, और आज मूलतः पूरी हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में ही है, इसलिए मैंने यहां पर ये कंटेक्स्ट जोड़ा है, जिससे कि आप समझें, क्योंकि पूरी सिंधु नदी वहां बहती है, तो इसीलिए पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के सभ्यता के दो प्रोमिनेंट शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही वहां हैं। यही दोनों उस समय के सबसे बड़े शहरों में से थे। ये जो शहर शब्द यूज कर रहा हूं ना, यही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। यही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। क्या कि ये शहरी सभ्यता थी। ये क्या थी? शहरी सभ्यता थी। और दुनिया में उस समय कोई भी और शहरी सभ्यता नहीं थी। और कैसी शहरी सभ्यता? सुनियोजित शहरी सभ्यता। सुनियोजित, मतलब वेल प्लान्ड। जो आज बन रहा है भारत, वो कब था? आज से कम 3500 साल पहले था। आज से 3500 साल पहले भारत वेल प्लान्ड था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर ऐसे बने थे जैसे ऐसे नक्शा कटा था। बिना नक्शे की परमिशन के कोई घर नहीं बना सकता था। कोई भी काम करना होता था तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी एक अथॉरिटी से। जैसे आज शहरों में नगर पालिकाएं होती है ना, कि कोई भी घर बनेगा तो पहले नगर पालिका से नक्शा पास कराना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी, जिसका जो पूरे शहर के निर्माण की रूपरेखा को तय करने का काम करती थी। समझ में आई बात? आगे सुनो। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी क्या है, ये भी जान लेते हैं कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई है। 20वीं शताब्दी के, अंडरलाइन करना, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक यही माना जाता था कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्य सभ्यता ही है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता तब तक माना जाता था वैदिक सभ्यता को ही। आर्य सभ्यता का मतलब वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था।
जब तक किसकी खोज नहीं हुई थी? जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में किसे मान्यता मिली हुई थी? आर्य सभ्यता को भारत की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में मान्यता मिली हुई थी। 1921 और 1922 में दो पुरातत्वविदा राखलदास बनर्जी एवं राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में कुछ मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। इन दोनों ने, किसने? राखलदास बनर्जी एवं राय बहादुर दयाराम साहनी ने कुछ मोहरें खोज निकाली। इस एरिया में ये लोग घूम रहे थे तो इन्होंने वहां पर टीले देखे, तो इन टीलों को देखकर इनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये टीला कैसा है, यहाँ तो कोई और वीरान पूरा पड़ा है एरिया और यहाँ पर पता नहीं अननेचुरल टीला था, मतलब प्राकृतिक तौर पर वहां पर टीला नहीं था, वो अप्राकृतिक टीला था, जिसको देख के उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उनके मन में फिर उसे खोजने की इच्छा पैदा हुई। और जब वहां गए उन्होंने थोड़ी बहुत खुदाई करी तो वहां पर उन्हें कुछ मोहरें मिली जो बहुत ही प्राचीन थी, जिनका संबंध भारत के जितना भी इतिहास भारत का खोजा गया था उससे उनका मिलाप कहीं से भी नहीं हो रहा था, जिस कारण से फिर उस टीले की पूरी खुदाई की गई और फिर जाकर हड़प्पा शहर की खोज होती है। आगे सुनो तो पता चलेगा भी आपको। पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा में तथा उसके बाद, अंडरलाइन सुन लो ये, पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा में तथा उसके बाद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदाड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरा संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, उस समय के भारत के सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। 1924 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई है और उसका नाम उन्होंने फिर सिंधु घाटी सभ्यता रखा। क्यों? क्योंकि वो सिंधु घाटी नदी के किनारे मिली थी, जिस कारण से उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है। हड़प्पा की खोज का महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? देखो, वैश्विक स्तर पे तो है ही है, भारतीय स्तर पर भी है। जहां पहले भारत को एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, जब इस सभ्यता की खोज हुई तो पूरी दुनिया बहुत चक्की रह गई कि भारत ने क्या खोज, भारत में क्या है ये। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि भारत में ये क्या मिल गया, भारत में तो खजाना है। पूरी दुनिया मतलब मान गई कि हाँ, भारत सच में विश्व गुरु था। सच में भारत को ही देख के इस दुनिया ने सच में शहरों का निर्माण करना और जीना सीखा है। सच में ये किसने सिखाया है? भारत ने। और भारत के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बन गया। भारत की छवि पूरी दुनिया में एक अलग दृष्टिकोण की बन गई, एक अलग ही दृष्टिकोण। समझ में आई बात? आगे सुनो। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जब पश्चिमी पंजाब के मोटगुमारी जिले में हड़प्पा तथा सिंध के ललकाना जिले में मोहनजोदाड़ो के दो प्राचीन नगरों को खोज निकाला तो विश्व को एक बिल्कुल नई तथा अत्यधिक प्राचीन सभ्यता का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया और विद्वानों की अपनी बहुत समय से चली आती हुई मान्यताओं को बदलना पड़ा। समझ में आई बात? अब पूरी दुनिया को अपने इतिहास में बदलाव करना पड़ा। जहां पहले यह माना जाता था कि जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई है, अब उसे बदलकर क्या लिखना पड़ा? जीवन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है।
और मेसोपोटामियाई सभ्यता से कहीं ज्यादा गुना आधुनिक सभ्यता भारत में उस समय थी। जब यहां ग्रामीण सभ्यता पैदा हो रही थी, वहां शहरी सभ्यता थी। पूरी दुनिया को ये अपने इतिहास में तब्दीली करनी पड़ी और पूरे भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये भारत के बच्चे इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। भारत के बच्चे मानते हैं कि इतिहास बोरियत का विषय है। भारत का इतिहास गर्व का विषय है। गर्व है, करना सीखो अपने इतिहास पर। जो अपने इतिहास पर गर्व नहीं करते वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता ना, और जो अपने इतिहास से सीख नहीं लेते, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये बात जान लो। इतिहास पढ़ो और इतिहास से सीख लो। इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है, इतिहास से सीख लो। और जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उनको ना दोहराओ कभी। यही इतिहास सिखाता है, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी। केवल भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से ही नहीं, वह विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से भी। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि अब तक आर्य सभ्यता को जो भारत की अन्य सभ्यताओं का पालन माना जाता रहा था, वह धारणा बदलनी पड़ी। और विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अत्यधिक विकसित होने से वे मान्यताएं अब झूठी सिद्ध हो गई, जिनके द्वारा यह माना जाता था कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नील एवं दजला फरात की घाटियों में जन्मी थी। समझ में आई बात? तो पूरे विश्व का दृष्टिकोण बदल गया। पूरे विश्व का दृष्टिकोण बदल गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से। भारत के प्रति भी और भारत की छवि के प्रति भी और वैश्विक ज्ञान इतिहास के प्रति भी पूरे विश्व को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा कि हाँ भाई, भारत अपने आप में एक अद्भुत देश है और उसकी अपनी एक अद्भुत ही छाप है पूरे विश्व पर। बहुत ही अद्भुत छाप है, बहुत ही अद्भुत। भारत बहुत ही प्राचीन देश है, ये सबको मानना पड़ गया। सबको ये स्वीकार करना पड़ गया कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत में जो प्रतिभा है, भारत में जो कला है, वो किसी और देश में नहीं है। जो क्षमता भारत में है करने की, वो क्षमता किसी और देश में नहीं। ये सबको मानना पड़ेगा। अब आते हैं इसके समय काल पे कि ये कितनी पुरानी है। ये कितनी पुरानी है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कैसे पता चला कि ये सबसे पुरानी है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, यही तो इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही है कि ये सबसे पुरानी है और ये सबसे प्राचीन है और सबसे विकसित है। यही दो चीजें तो इसको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण बना रही हैं। तो चलते हैं, समझते हैं कि ये कैसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसका काल निर्धारण कैसे किया गया है, ये समझते हैं। इस सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, होना लाजमी, क्योंकि इसकी जो भाषा है ना, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी भाषा है चित्रलिपि। इसकी भाषा चित्रलिपि, चित्रों के माध्यम से शब्दों को उकेरा गया है। तो आज तक कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को नहीं पढ़ पाया है और नहीं पढ़ पाने के कारण ही बहुत सारी जानकारियां अभी तक हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ सकी है। यही कारण है, जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया गया, उस दिन भारत का इतिहास फिर एक बार बदलेगा, फिर एक बार बदलेगा और फिर भारत के इतिहास में कुछ स्वर्णिम अक्षर और ऐड हो जाएंगे। ये बात जान जाओ आप। अधिकांश विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक कालीन सभ्यता सुनना, वैदिक कालीन सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है भारत की। वैदिक कालीन सभ्यता से बहुत पुराना मानते हैं। वे वैदिक सभ्यता को ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व का मानते। ईसा और ईस्वी में अंतर पता है?
तो ईसा से 1200 वर्ष, ईसा से 1200 वर्ष पुरानी कौन सी सभ्यता है हमारी? वैदिक सभ्यता। ईसा के जन्म से पहले, हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा से ईसा, ठीक है, इनके जन्म से पहले जो समय काल है उसे क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। तो 1200 ईसा पूर्व कौन सी है? वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कितने साल पुरानी है? 1200 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी सभ्यता है, इससे भी कहीं ज्यादा। कितनी है? ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय कालखंड बताया है। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 1000 साल, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 15, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 2000। किससे? वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से, ईसा से नहीं बोल रहा हूं, आज के समय को काउंट नहीं कर रहा हूं, यहां से मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3500 साल पुरानी। आज से अगर लगाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? 3500 साल। 3500 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आई बात? तो आप सोचो हमारे देश में जीवन कब से चल रहा है, हमारा देश ने जीवन को कब से चलना और कितना सुंदर शहर बनाना सीख लिया था। कहते हैं ना, ज्ञान का अभाव इंसान को रूढ़ियों में बांध देता है, और समाज में जब ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित कर दिया जाता है तो उससे समाज का बर्बादी बहुत जल्दी आने लगती है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ज्ञान में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। आगे सुनिए, उनका विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे कम से कम 1500 वर्ष पूर्व की रही होगी। इस सभ्यता पर इस आधार पर इस सभ्यता का काल अधिकांश विद्वानों ने 3500 से 2750 ईसा पूर्व के बीच माना है। सर जॉन मार्शल का भी मत है कि इस सभ्यता की तिथि तीसरी शताब्दी 3000 ईसा पूर्व की है। मार्शल के बाद के विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की मान्यताओं को देखते हुए इसका समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। सर मार्टिमर हेलर भी इसकी तिथि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच ही मानते हैं। डॉक्टर राजवल्ली पांडे इस सभ्यता को ईसा से कम 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं। उनकी इस मान्यता का आधार है नगरों के बसने, पनपने और गिरने में लगभग लगे हुए वर्ष। भाई क्योंकि एक दिन में तो शहर नहीं पनपता ना, किसी भी सभ्यता का प्रारंभ ग्रामीण सभ्यता से ही होता है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो पांडे जी का ये मानना कि ईसा से 4000 साल पुरानी है तो लाजमी सी बात है, क्योंकि उसको बनना, उसको अपने चरम पर पहुंचना, फिर उसका गिरना एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, 100 दिन में भी नहीं हुआ होगा, कम से कम 1000 साल तो लगे होंगे। तो हम भी तो इतने दिन एक दिन में यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं ना, हमें भी यहाँ पहुंचने में 2000 साल लग गए है ना। आज जहां पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने में हमें कितना साल लगा है? 2000 साल लग गया है। 2000 साल में हमारे अंदर इतना परिवर्तन आया है, हम आज इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ गए हैं, है ना। तो 2000 साल, तो उस समय काल में भी तो इतना समय लगा ही होगा एक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता बनने में और उसके बर्बाद होने में, ठीक है। उनकी मान्यता का आधार है नगरों के बसने, पनपने और गिरने में लगे हुए वर्ष, जिनके आधार पर उन्होंने माना है कि पूर्वापार 7 नगरों के बसने, विकसित होने तथा समाप्त होने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कम 4000 वर्ष पूर्व की होगी, परंतु यह मत भी विवादास्पद है। उपयुक्त सभी मतों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस सभ्यता का उदय हुआ होगा और दूसरी शताब्दी के लगभग इसका अंत हुआ होगा।
आधुनिक युग में हुए विभिन्न उत्खननों, उत्खनन का मतलब खुदाई, उत्खननों एवं वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर विद्वान अब इस सभ्यता का काफी सीमा तक सही काल निर्धारण करने में समर्थ हो गए हैं। ब्रिजेट तथा एल्केन ने इसका काल निर्धारण लगभग 2350 1750 ईसा पूर्व माना है। रेडियो कार्बन परीक्षण R14 के अनुसार भी सिंधु घाटी सभ्यता का यही काल माना गया है। ये जो आधुनिक तकनीक है उसके हिसाब से ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व पुरानी है, 2350 से 1750। तो आज के अगर हम 2000 साल जोड़ देंगे तो 4500 हो जाते हैं। मैं तो 35 ही बोल रहा था, ये 4500 साल पुरानी सभ्यता है। ये हमारी 4500 साल पुरानी सभ्यता है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। 2350, इसके पीछे भी तर्क दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानते हुए इस काल को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। क्या काल है? 2350 से 2000 ईसा पूर्व तक का समय इस सभ्यता के चरमोत्कर्ष का काल था। चरमोत्कर्ष मतलब अपने टॉप पर गई होगी ये, क्योंकि इसी दौरान इस सभ्यता का पूर्ण विकास हुआ। इसके बाद, दूसरा पॉइंट, इसके बाद के समय में इस सभ्यता का निरंतर ह्रास होता गया तथा 1750 ईस्वी तक आते आते हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पतन हो गया। यद्यपि अन्य स्थानों पर यह सभ्यता इसी हर्षोन्मुखी अवस्था में कुछ समय तक और विद्यमान रही। तो कुछ समय तक देखो, एक दिन में तो पूरा बर्बाद नहीं होता, धीरे धीरे ही बर्बादी आती है। तो पहले कुछ शहर बर्बाद हुए, पहले हड़प्पा, दो प्रोमिनेंट शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बर्बाद हुए, फिर और अलग अलग शहर बर्बाद होते चले गए धीरे धीरे। तो इस समय काल में इसका पूरा का पूरा पूरी की पूरी 2350 से लेकर 1750 के बीच में इस सभ्यता का अंत होता है। फिर भारत में दूसरी सभ्यता पैदा होती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता या हम आर्य सभ्यता कहते हैं। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं को। इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया की अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है, वो कौन सी खूबियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की और अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,